So in the last class we were discussing on Drago's rule, right? So we'll do one more question. Suppose I have H2O, H2S, H2Se, H2Te and H. Okay. Now see, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. It will be sp3 hybridized and इन चारों में ही हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, राइट? एंड जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, तो द टेंडेंसी टू गेटिंग हाइब्रिडाइज विल reduce or will decrease and angle will approach closer to the 90, more and more closer to the 90. जैसे जैसे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइज होने का टेंडेंसी कम होगा, एंगल 90 के और ज़्यादा अप्रोच पहुंचता चला जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो फिर एनर्जी डिफरेंस और बढ़ेगा, एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हाइब्रिडाइज होने का टेंडेंसी कम हो जाएगा एंड हेंस एंगल विल अप्रोच मोर टुवर्ड द 90 डिग्री. एंड इसीलिए यदि हम इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछें तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखना, राइट डाउन वन क्वेश्चन. देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली NCl3. राइट डाउन क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली NCl3 and not NCl5, while phosphorus forms both. अनहाइब्रिडाइज्ड वाले में क्या बोले थे कि 90 के हाँ, जैसे जैसे उसका हाइब्रिडाइज होने का टेंडेंसी कम होगा, एंगल विल अप्रोच क्लोजर टू द 90, राइट? बिकॉज 100% अनहाइब्रिडाइज है, तब तो पूरा 90 हो जाएगा. तो जैसे जैसे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा, हाइब्रिडाइज होने का टेंडेंसी कम होगा एंड द बॉन्ड एंगल विल अप्रोच क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द 90 डिग्री, राइट? तो दैट्स वाई बॉन्ड एंगल लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली NCl3 नॉट NCl5 बट वाइल फास्फोरस फॉर्म्स बोथ PCl3 एंड PCl5. ओके, तो देखिए इसका रीजन क्या होगा. अब नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 1s2, 2s2 एंड 2p3. ओके, अब NCl5 बनाने के लिए इसके पास 5 वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, राइट? और वी कैन से 5, हाँ इसके पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि सेकेंड शेल के पास d सबशेल नहीं होती हैं या d ऑर्बिटल नहीं होती हैं, तो ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, मतलब इसका कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकता. यदि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती तो क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके चला जाता d में एंड इसके पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाती एंड तब ये 5 बॉन्ड बना लेता. लेकिन सिंस वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो ये अपनी कोवैलेंसी को 5 तक एक्सटेंड नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे रीजन क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, absence of vacant d orbital in nitrogen. Okay, this is clear. Write down one more question. PCl3 as well as PCl5 exist but only pH3 exists, not pH5. Only pH3 exists, not pH5. अब इसका रीजन कहाँ था, इसका रीजन हमारा आता है ड्रागो रूल से. तो देखिए क्या होगा,
ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, सी फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 एंड 3p3। अब क्या होता है यदि इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं, इफ इट हैज टू मेक 5 बॉन्ड, तो क्या होगा यहाँ पे 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3g में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s विल जंप एंड इट विल गो टू 3g। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इन पांचों का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नाउ ये हाइब्रिडाइजेशन pH 5 के केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यदि फॉस्फोरस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ये अनहाइब्रिडाइज रहता है। अनहाइब्रिडाइज रहेगा बिकॉज एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा 3s 3p एंड 3g में, तो इनमें एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा देन pH 5 नहीं बन पाएगा। अब pH 3 क्यों बन जाता है, बिकॉज pH 3 बनाने के लिए इसको केवल 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, इट रिक्वायर ओनली 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एंड इसके पास 3 हाफ फील्ड अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हैं कि नहीं, तो इसके पास 3 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हैं, तो वो 3 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। लेकिन 5 बॉन्ड बनाने के लिए 3s 3p एंड 3g का हाइब्रिडाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि pH 5 के केस में पॉसिबल नहीं है। PCl 5 के केस में पॉसिबल क्यों हो जाता है, बिकॉज क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा है, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है, उसकी वजह से जो ऑर्बिटल हैं फॉस्फोरस के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाता है ना, इसीलिए PCl 5 बन जाता है। तो जो ड्रैगो रूल का रीजन था वही रीजन है यहाँ पे, राइट। Okay, and one similar question is there. SF2, SF4 and SF6, all three are possible, or we can say do exist, but only H2s exist, not H4s, not H4s and H6s। तो यहाँ पे भी सेम रीजन है जो ऊपर वाला है, इसका भी रीजन सेम एज अबव, सेम एज अबव। ओके, okay, now next we will compare next we will discuss the how to compare the bond angle, and next is how to compare bond angle. How to compare bond angle. Okay, so bond angle compare करने के लिए first of all you have to check the hybridization of central atom. First you compare hybridization of central atom. Hybridization of central atom. And यदि hybridization same आ जाए, if hybridization same, lone pair, yes, if hybridization is same, then compare the lone pair on the central atom. Compare the lone pair on central atom. ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, समझ आएगा आपको।
सपोज हमारे पास है NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस एंड NO2। now बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो कोई भी टॉपिक विदाउट लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर के सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो आपको बहुत फास्ट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो ये हो गया आपका NO3 माइनस, दिस इज NO2 माइनस and then this is NO2 plus and then this is NO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालो हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका sp है एंड इसका भी sp2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसका तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा हो गया, NO2 प्लस का तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब इन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन आ गए सेम, तो अब देखना है लोन पेयर। तो यहाँ पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर है तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होगा और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा, तो बॉन्ड एंगल में उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं आएगा जितना कि NO2 माइनस में आ रहा है। यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल में बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं आएगा। तो NO2 प्लस के बाद फिर किसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा, NO3 माइनस का, उसके बाद हो जाएगा NO2 का एंड सबसे कम हो जाएगा NO2 माइनस का। तो ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। सर एक मिनट कॉपी कर। इस कॉपी कर लीजिए। गजन, हाँ सर। okay, now let us do next question। suppose I have CO2 and CO3 2 माइनस। बनाओ स्ट्रक्चर जल्दी से। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, CO3 2 माइनस का रहता है इस तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो यहीं से डिफ्रेंशिएट हो गए, CO2 में CO3 माइनस से ज़्यादा होगा। OCO बॉन्ड एंगल की बात की जा रही है, राइट। नहीं, सारे बॉन्ड एंगल OCO ही हैं, तो यहाँ पे तो कोई अलग अलग, जब डिफरेंट बॉन्ड एंगल होते हैं, जब व्हेन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, तब आपको मेंशन करके देगा BO2 माइनस, BO3 माइनस एंड BOH होल 4 माइनस। बना लीजिए स्ट्रक्चर। BO2 माइनस कैसा बनेगा, B डबल बॉन्ड O माइनस, ये कैसा बनेगा, BO माइनस O माइनस एंड O माइनस एंड दिस विल बी BOH HO OH OH एंड यहाँ पे माइनस। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP है, यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा तो ये होगा SP2 है एंड यहाँ पे SP3 है। तो सबसे ज्यादा हो गया BO2 माइनस, फिर हो गया BO3 माइनस एंड देन BOH होल 4, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस से आई हैव ClO2 माइनस, देन ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस। बना लीजिए जल्दी से स्ट्रक्चर। Cl डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे देयर आर 2 लोन पेयर्स, देन
Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल इलेक्ट्रॉन, Cl वन लोन पेयर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस एंड Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। अब जैसे यहाँ पे क्या है sp3, यहाँ पे क्या है sp3, यहाँ पे क्या है sp3 एंड यहाँ पे क्या है sp3। अब जैसे सेम अभी लोन पेयर देखेंगे, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, एंगल सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल लोन पेयर है तो यहाँ पे रिपल्सन इसकी कंपेयर में थोड़ा कम होगा, तो उसके बाद एंगल हो जाएगा ClO3 माइनस में। यहाँ पे वन सर इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा वो होगा। ClO3 का सबसे ज़्यादा एंगल होगा ClO4 माइनस में, राइट। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कंपेयर करना होता है बॉन्ड एंगल। हाँ सर। कर लेंगे ना अभी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन। कॉपी कर लीजिए इसको। Okay, so next we'll see bond length and bond strength comparison. Bond length and bond strength comparison. Now see bond length and bond strength में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना बड़ा बॉन्ड उतना कमजोर बॉन्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है ये। तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम, ठीक है। अब यदि एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड आपका बड़ा बनेगा एंड वीक बनेगा, राइट। तो बिगर इज द साइज ऑफ एटम, longer and weaker will be the bond formed by it। अभी क्या होता है जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है कि नहीं, तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यही लिख लेना, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, bond length increases and bond strength decreases। bond strength decreases because size increases, इसलिए ऐसा हो रहा है, because size of atom increases। for example suppose I have CF bond, CCl bond, CBr bond and CI bond। हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो ऑर्डर लिखूंगा वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ मैं। ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, BL मीन्स बॉन्ड लेंथ होगा, राइट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। 15, 16, 17 सर। यस यस, that exception belong to group number 15, 16 and 17। तो ग्रुप नंबर 15 की बात करें, ये बॉन्ड एनर्जी का या जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक्सेप्शन है। तो बॉन्ड एनर्जी E रिप्रेजेंट करेगा बॉन्ड एनर्जी को।
तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए EFF की, फिर ECl की, फिर EBr की, एंड फिर EII की। बिकॉज क्यों, साइज कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। एक्चुअल क्या होता है, सर एक्चुअली क्लोरीन में भी है। FF का जो बॉन्ड एनर्जी है वो CL से कम हो जाता है, सबसे कम नहीं होता, बस CL से कम हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है ECl का, और उसके बाद EFF का हो जाता है। ठीक है, यही एक्सेप्शन आपका बाकी ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17 में भी आ जाता है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो इसको, फिर लिख लेते हैं। ये एक्चुअल होता है। समझे? ठीक है, देखिए अभी एक मिनट सर। हम्म। ओके, ग्रुप नंबर 16 में सेम एक्सेप्शन आता है। ESS का सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर EO का कम हो जाता है, देन SE देन TE एंड सिमिलरली ग्रुप नंबर 15 में भी हो जाता है। PP का सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर ENN का, एंड देन AS एंड देन SB। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन सेम है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखेगा। अब देखो ये नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, सो दे आर छोटूज। ये पूरे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा छोटूज लोग हैं ना। अब इनके ऊपर भी लोन पेयर एक है, इसके ऊपर लोन पेयर दो हैं, बेसिकली तीन। जैसे NN बॉन्ड बनाओ, NN का जब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और ये सिंगल बॉन्ड का ऑर्डर है, माइंड इट, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं हो रही। तो लोन पेयर एंड ऐसे भर भर के लोन पेयर हो जाएंगे ना। O बनाओ तब भी खूब सारे लोन पेयर ना, FF बनाओ तब भी खूब सारे लोन पेयर ना। ठीक है, ओके सॉरी मैंने ज़्यादा बना दिया लोन पेयर। यहाँ पे दो रहेंगे, देयर वर 5 इलेक्ट्रॉन राइट, एंड देन देयर वर 6, तो यहाँ पे ऐसा एक अनपेयर्ड रहेगा। एनीवे ये रही ओके। अब देखिए साइज काफ़ी छोटा है, तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ तो छोटी होगी। अब क्या होगा, लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा और उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज लार्ज लोन पेयर रिपल्शन, एंड ड्यू टू विच द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। लेकिन माइंडेड बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर एज यूजुअल रहता है डाउन द ग्रुप। बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगा ही, बॉन्ड लेंथ में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ये बस केवल बॉन्ड एनर्जी का एक्सेप्शन है राइट। तो नीचे नोट करके लिख लेना, बॉन्ड लेंथ definitely increases down the group, there is no exception in the bond length definitely increases down the group।
क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। यदि अलग अलग आइटम है तो हम लोग उनके साइज से देख सकते हैं, जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा और बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमने देख लिया, राइट। माइंड इट, ये एक्सेप्शन केवल सिंगल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल बॉन्ड। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बॉन्ड ऑर्डर। लेट्स से नेचर ऑफ आइटम सारे सेम हैं, नेचर ऑफ आइटम इज सेम, देन यू हैव टू लुक एट द बॉन्ड ऑर्डर। मैं जिस सीक्वेंस में लिखा रहा हूं इसी सीक्वेंस में आपको चेक करना है, ठीक है। नाउ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितना हाई होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एंड उतना ही छोटा बॉन्ड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज आई हैव CO2 एंड CO3 2-। बनाइए इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए भी आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सर हर जगह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? यस, इसलिए बोला था स्ट्रक्चर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो निकालो बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आएगा एंड CO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, बिकॉज दोनों ही डबल बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली CO2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो CO2 में जो CO बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं हम लोग NO2 माइनस NO3 माइनस NO2 प्लस। तो यहाँ पे देखिए बनाइए स्ट्रक्चर का N डबल बॉन्ड O माइनस लोन पेयर N डबल बॉन्ड O माइनस NO माइनस N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O। बॉन्ड चार्जर निकालो। यहाँ पे बॉन्ड चार्जर आ जाएगा 1.5, यहाँ पे बॉन्ड चार्जर आ जाएगा 1.33, 4/3 मतलब 1/1.33, और यहाँ पे बॉन्ड चार्जर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यदि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा होगा NO2 प्लस में, उसके बाद हो जाएगा NO2 माइनस में, एंड सबसे वीक बॉन्ड होगा NO3 माइनस में, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी समझ आ रही है ना? हाँ सर। तब ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब लेजस से बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ जाए तब क्या करेंगे? तो यदि बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ जाए तब आपको थर्ड नंबर पे चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। देन यू हैव टू लुक एट हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज S character of hybrid orbital, percentage S character of hybrid orbital। मतलब जो SS बॉन्ड होगा, सॉरी sp में सबसे स्ट्रांग बनेगा, फिर sp2 में एंड फिर sp3 में। जितना ज़्यादा S करेक्टर उतना मजबूत बॉन्ड, राइट। जितना मजबूत बॉन्ड उतना लंबा बॉन्ड। आपको बताया था ना ये जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे? हाँ सर, इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड में बताया था तो सर। वही एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम ये बात करते हैं PCl5 की, एंड PCl5 के एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में कंपेयर करना चाहते हैं। I want to compare between axial versus equatorial। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, एंड एक्सियल का क्या होता है spd होता है। PD। यस, एक्सियल का होता है pd। तो ऑब्वियसली इक्वेटोरियल मजबूत होगा एक्सियल से,
एंड यही रीजन होता है कि PCl5 को हम थोड़ा सा हीट कर दें यदि, तो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है PCl3 एंड Cl2 में। Cl2 गा दो पाई तो, लेकिन यदि बॉन्ड चार्जर सेम आ जाए तब देखना है हाइब्रिडाइजेशन को। हम लोग को हमेशा इसी सीक्वेंस में चेक करना है, जहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाए वहां पे रुक जाना है, राइट। हाँ सर। तो ये हो गया। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सर 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 स्क्रीन नहीं दिख रहा। भाई मैं क्या करूं, एक सेकेंड। आप यू रीज्वाइन, एक बार फिर से ज्वाइन करिए।